Hello students, welcome to ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स तक हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक्स ही चल रहे हैं इस यूनिट के, जिसके अंदर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर अपने को पता है कि क्या होता है, -2 प्लस इंफिनिटी लिमिट लगाओ साई स्टार ए कैप, या अपने एफ से कर रहे हैं डिनोट तो आप एफ से कर लो, क्योंकि ऐसे उसको याद रखना इजी हो जाएगा जो अपने ने ट्रिक बनाई है। ए कैप जी डी वी इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी ए कैप स्टार जी डी। तो ये तो है हमारी हर्मिशियन ऑपरेटर की जो कंडीशन है कि अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसको ये कंडीशन तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर अपनों ने क्या बताया था, उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की। दूसरा हम एच कैप को हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ कर चुके हैं। कैसे, -h² डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, जहाँ पे वी हमने कहा था कि वो रियल है तो वो तो होगा ही होगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक बार छोड़ के अगर हमने डेल स्क्वायर को हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ किया था तो मतलब एच कैप जो पूरा का पूरा हैमिल्टोनियन है वो भी एक हर्मिशियन ऑपरेटर बना था। सिमिलरली पी कैप को प्रूफ किया, -i/h का डेल साइन नहीं आएगा, डेल आर को प्रूफ। उसी तरीके से अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी आया i/h का डेल एक्स डेल टी होता है तो डेल साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, जैसा आपने पी वाला किया था वहां पे हम आर के रिस्पेक्ट कर रहे थे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आप टी के रिस्पेक्ट करोगे तो सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसा, जो हमारा टाइम डिपेंडेंट था, उसकी वैल्यू भी यही आई थी i/h का डेल टी। इसकी वैल्यू सॉरी ये नहीं आई थी, इसकी वैल्यू कुछ और आई थी, उसकी वैल्यू ये थी, के कैप की वैल्यू क्या आई थी, -h² डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आई थी, है ना। तो वो इस मेथड से आएगी। काइनेटिक एनर्जी का ज्यादातर पूछते तो इन दो के ही है, और अगर टाइम डिपेंडेंट वाले कंपोनेंट का पूछो तो डेल साई/डेल टी का विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएशन करके इसको बिल्कुल पीछे वाले जैसा हम लास्ट दो टॉपिक में कर चुके हैं उस मेथड से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये हमने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अब अपने एक नया ऑपरेटर पढ़ते हैं या नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ वेव फंक्शन। अब ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग फलन की लांबिकता। लांबिकता या ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, देखो ये भी एक कंडीशन ही है कि अगर कोई तरंग फलन, जैसे हम हर्मिशियन में पढ़ रहे हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वेव फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करे तो वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, हर्मिटियन संकारक होगा। सिमिलरली ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन भी ऐसा ही होता है, ये भी एक रिलेशन होता है, एक इक्वेशन होती है। अगर कोई वेव फंक्शन इस इक्वेशन या रिलेशन को फॉलो कर दे तो मतलब वो ऑर्थोगोनैलिटी को शो कर रहा है। अपने को पता है कि जो हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ± साई स्टार साई डीवी या dx जो भी ले लो इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। जो मैं आई थिंक जब बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हमने किया था जहाँ पे हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि तरंग फलन साई क्या होता है, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है, सिमिलरली वेव फंक्शन साई वैसी एक क्वांटिटी होती है जो किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सके। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक फंक्शन के लिए जब वेव्स होती है वो ट्रैवल करती हैं, वेव्स एक तरीके का डिस्टर्बेशन होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैंने इसके आपको एग्जांपल भी बताए थे कि अगर हम रस्सी को खींचते हैं तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या पानी के अंदर एकदम रेस्ट पे पड़े हुए पानी के अंदर अगर अपने पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर भी वेव्स जनरेट होती हैं। तो मतलब एक रेस्ट पे पड़ी हुई चीज के अंदर अगर हमने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो इन द फॉर्म ऑफ वेव हमें शो करते हैं, है ना। तो ये चीज हमने देखी थी। और वेव जिस तरीके से मैंने कहा था कि हर एक वेव के प्रोपागेशन के लिए एक चीज जरूरी है, वो होता है कोई ना कोई वेरिएबल क्वांटिटी आएगी। और इसके लिए अपनों ने वेरिएबल क्वांटिटी क्या बताई थी
इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही वेरिएबल होगा, इस तरंग का आयाम ही वेरिएबल होगा। और मैंने कहा था कि प्रायिकता क्या होती है, जहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम यानी आयाम मैक्सिमम, वहां पे पी भी मैक्सिमम, और जहाँ पे आयाम मिनिमम वहां पी भी मिनिमम। और उस केस में हमने किया था कि इसकी मैक्सिमम प्रायिकता 1 आती है, इसको ही बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। और ऐसे वेव फंक्शंस को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव्स, वेव फंक्शन, प्रसमानीकृत तरंग फलन, जिसको बोलते हैं प्रसमानीकृत तरंग फलन। ठीक है, तो सिमिलरली कुछ ऐसी कंडीशन होती है ऑर्थोगोनैलिटी, और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई मान लिया हमारे पास दो तरंग फलन है, ठीक है, तरंग फलन की लंबिकता मैंने मान लिया कि मेरे पास एक है साई एन और एक है साई एम। ठीक है, साई एन का जो स्टार है उसका प्रोडक्ट करूं साई एम से, डॉट डीवी होल वॉल्यूम में क्या किया, स्पेस इंटीग्रल किया, और इसकी वैल्यू अगर 0 आए तो ये दोनों तरंग फलन क्या कहलाएंगे, साई एन और साई एम, इसको क्या बोलेंगे, लांबिक तरंग फलन यानी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ठीक है, ये एक कंडीशन है कि दो तरंग फलन और उसका पूरे स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रल 0 आता है तो वो क्या होगा, लांबिकता होगी। अब ये लांबिकता कैसी होती है इसको भी अपने प्रूफ करेंगे। तो अगर आपको ऑर्थोगोनैलिटी अगर आए आपके एग्जाम में तो उसको आपको यही बताना है कि मान लिया कि दो कोई तरंग फलन है जिनको क्या बोले हैं, साई एन और साई एम है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो तरंग फलन क्या होंगे, लांबिक होंगे। जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर का हमने क्या पढ़ा था, एक हर्मिशियन ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि हाँ अगर कोई वेव फंक्शन ऐसी कंडीशन, दो तरंग फलन इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो हर्मिशियन है। उसी तरीके से अगर दो तरंग फलन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं तो मतलब वो तरंग फलन कैसे हैं, लांबिक तरंग फलन होंगे। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, लांबिक तरंग फलन। अब मैं आपको प्रूफ करते हैं, जैसे उन्होंने प्रूफ किया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, है ना। हम लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में किया है कि एच कैप जो क्या है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। उसी तरीके से अब अपने को प्रूफ करना है एच कैप क्या है, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑपरेटर है। कैसे प्रूफ करेंगे वो करेंगे। देखो ये एग्जाम में आते हैं कि किसी तरंग फलन की लांबिकता को सिद्ध करो, और अपने को पता है कि लांबिकता की कंडीशन ये होती है अगर कोई वेव फंक्शन इस या कोई ऑपरेटर इसको फॉलो करे तो मतलब वो क्या होगा, एक लांबिक तरंग फलन है। पहले तो आपको ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि अगर कोई दो तरंग फलन है साई एन और साई एम, इनको अगर ये इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं तो मतलब वो ऑर्थोगोनल है। और अपने को क्या प्रूफ करना है कि एच कैप को प्रूफ करना है कि वो ऑर्थोगोनल ऑपरेटर है या नहीं। अगर ऑर्थोगोनल आएगा तो आपको ये सारा करना होगा। देखो अपने को क्या पता है कि अगर एच कैप है, ठीक है, उसने अपनों ने क्या माना कि दो वेव फंक्शन है, एक साई एन और एक है साई एम। ठीक है, मेरे को क्या प्रूफ करना है, इनको ऑर्थोगोनल। अब इसको ऑर्थोगोनल कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने क्या ले लिया, एच कैप एक वेव फंक्शन है, जब वो किसी तरंग फलन, एच कैप एक ऑपरेटर है, किसी तरंग फलन साई पे ऑपरेट करेगा तो अपने को पता है इसकी आइगन इक्वेशन कैसी होगी, ई साई होगी। यही होगी ना इसकी आइगन इक्वेशन, जो हमने हर बार हम किसी ऑपरेटर की वैल्यू निकालते हो अपने उसकी आइगन समीकरण लिख रहे हैं। आइगन समीकरण में आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसके अंदर ई उसकी आइगन वैल्यू है। तो इस इक्वेशन से मेरे को पता है कि अगर एच कैप किसी साई एन पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई एन साई एन। डिफरेंशिएशन क्रिएट किया कि अगर वेव फंक्शन साई एन है तो उसकी आइगन वैल्यू ई एन होगी। अब देखो किसी भी वेव फंक्शन की या कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है तो उसका एनर्जी तो अलग अलग हो सकती है ना, तो एच कैप अगर किसी साई एम पे अप्लाई करवाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई एम साई एम। ठीक है, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे लो 2, इसको दे लो 3। अपने क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ दो तरंग फलन के लिए ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए अपनों ने क्या माना था कि दो वेव फंक्शन है, एक वेव फंक्शन है हमारे पास साई एम और दूसरा वेव फंक्शन है साई एन, और एच कैप अपने को पता है कि वो एक क्या, एच कैप एक ऑपरेटर है जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। किसी वेव फंक्शन साई पे जैसे मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगी तो उसकी आइगन इक्वेशन ऐसी आएगी कि वो किसी टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब मेरे पास दो तरंग फलन थे साई एन और साई एम, तो मैंने साई एन और साई एम पे अप्लाई करवा दिया। अपने क्या ले रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी की इक्वेशन में, जो मेरे डेफिनेशन में साई एन स्टार ले रही हो ना,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एच कैप साई एन स्टार से मल्टीप्लाई करूंगी तो कुछ नहीं आएगा, एच कैप को साइन स्टार से ई एन स्टार साई एन स्टार बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है, वी नो दैट एच कैप ऑपरेटर की वैल्यू क्या आती है, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, यही है ना इन वन डायमेंशन। एच कैप ऑपरेटर की आपको वैल्यूज याद होगी, हर एक ऑपरेटर की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए अब तक तो, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो, क्या हमें और पता है कि एच कैप कैसा है, एच कैप इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। हमने प्रूफ किया लास्ट लेक्चर में कि एच कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। कैसे, डेल स्क्वायर को हमने हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ किया तो उससे एच कैप भी हर्मिशियन ऑपरेटर आया। तो उसकी क्या है, मेरे पास कंडीशन ये है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है एच कैप। तो देखो मेरे पास पूरी इक्वेशन में मुझे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को प्रूफ करने के लिए कि ऐसा होता है साई एन स्टार डीवी इज इक्वल टू 0 के इक्वल भी आता है, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे जो चीज पता था कि एच कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर था उसी को मैं यूज करूंगी, ठीक है। अब एच कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर हमें पता है और अपने को पता है कि अपने तरंग फलन कैसे है, साई एन और साई एन स्टार, है ना। तो माइनस टू प्लस इन्फिनिटी हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन से साई एन स्टार एच कैप साई एम dv is equals to minus 2 plus infinity h cap psi n star psi m dv। सेम इक्वेशन लिखी है ना, वहां पे बस अपने f और g ले रहे थे। यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन psi n और psi m लिया, तो मैंने जहाँ पे f लिया था वहां पे psi n लिख दी और जहाँ पे g लिया था वहां पे psi m लिख दी, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे पता है कि होती है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से इसकी मैं एच कैप साई एन पे जब ऑपरेट कराता तो उसकी वैल्यू मुझे पता है क्या आती है, और वही एच कैप जब साई एम पे ऑपरेट करता है तो उसकी वैल्यू भी मुझे पता है क्या होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अपने को क्या प्रूफ करना है, ऑर्थोगोनैलिटी, कि जैसा आपने पढ़ रहे थे कि टोटल स्पेस के वॉल्यूम इंटीग्रल में साई एन स्टार साई एम डीवी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा था, तो ये 0 कैसे आता है ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ये मुझे पता था तो माइनस 2 प्लस इंफिनिटी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको हमने यूज किया, साई एन स्टार एज इट इज आ गया, और ये एच कैप जब साई एम पे ऑपरेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ई एम साई एम, यही है डीवी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस इंफिनिटी लिमिट, फिर से इसकी एच कैप साई एन पे ऑपरेट करवाते हैं तो ई एन साई एम इसके ऊपर होल स्टार था डीवी। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। माइनस 2 प्लस इंफिनिटी लिमिट साई एन स्टार ई एम साई एम डीवी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस इंफिनिटी ई एन स्टार आ जाएगा साई एन स्टार साई एम इंटू डीवी। वी नो कि एनर्जी कैसी होती है, रियल क्वांटिटी होती है, तो आप लिखना, क्योंकि अपने को पता है एनर्जी एक रियल नंबर होती है, ई एन स्टार इज इक्वल्स टू ई एन लिख सकती हूँ मैं। कैसे एनर्जी रियल नंबर कही, मैंने इसको क्या बोला, ये क्या चीज है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, आइगन वैल्यू है ना। और पीछे लास्ट लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल इनिशियल लेक्चर में मैं स्टार्ट करते टाइम आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी। और मेरे को पता है कि एच कैप कैसा ऑपरेटर है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। अगर एच कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसके लिए एक आइगन वैल्यू आई थी ई एन स्टार आई थी, तो ई एन स्टार क्या होगी, रियल नंबर होगी, तो वो ई एन के इक्वल आएगी ना। तो वहां से मैं इसको क्या लिख रही हूँ, ई एन स्टार इज इक्वल्स टू ई एन। तो यहाँ पे ई एम और ई एन दोनों कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे, ई एम माइनस 2 प्लस इंफिनिटी साई एन स्टार साई एम डीवी इज इक्वल्स टू ई एन रियल नंबर। कैसे रियल नंबर, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, हम प्रूफ कर चुके हैं किसके, हर्मिशियन ऑपरेटर के। और एच कैप एक हर्मिशियन ऑपरेटर है ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने ई एन स्टार को ई एम के इक्वल लिख दिया, माइनस 2 प्लस इंफिनिटी लिए लिमिट साई एन स्टार साई एम डीवी, है ना। ये चीज आ गई। अब मैं इसको एक चीज कर सकती हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर इसको इधर ले आऊं ई एम माइनस ई एन लिख सकती हूँ,
ये en इधर आएगा माइनस में आएगा और ये इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है, साई एन स्टार साई एम जी बी इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने कि ई एन ये वाली टर्म को इधर ले आई तो ये माइनस में आई सारी, और मेरे को पता है कि ये इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन कॉमन लूँ तो ई एन माइनस ई एम बनेगा। अब अपने पास देखो इक्वेशन आ गई अपने पास फाइनल की, क्या आई है, ई एम माइनस ई एन माइनस टू प्लस इंफिनिटी लिमिट साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे पता चला है कि यहाँ से दो केस बनते हैं, इधर ई एम इज इक्वल ई एम माइनस ई एन इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आइगन वैल्यू 0 आएगी तो फिर देखो ये तो एक बार इम्पॉसिबल है, क्योंकि अपने को पता है कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है, और वही वेव अगर मूविंग पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है, उससे एसोसिएटेड वेव है, और वैसे ही वेव के हम वेव फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल अगर मूव ही कर रहा है तो उसके पास एनर्जी तो कोई ना कोई है, विदाउट एनर्जी तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता। तो ई एम माइनस ई एम इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो और में क्या केस बनेगा, माइनस टू प्लस इंफिनिटी साई एन स्टार साई एम डॉट डी वी इज इक्वल्स टू 0। एनर्जी कैसे 0 नहीं है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्रोगली ने हमें बिल्कुल पहले हम जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया था तब हमने डी ब्रोगली पढ़ा था। डी ब्रोगली ने हमें कहा था कि एक गतिशील कण है तो गतिशील कण से संबंध एक वेव होगी, और उसी वेव को हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं वेव के वेव फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। तो वही अगर एक कण गतिशील है तो उसकी ऊर्जा कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो मतलब ये कंडीशन फॉलो करती है। तो यहाँ से क्या पता चला, साई एन और साई एम जो वेव फंक्शन है वो कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, लंबिक तरंग फलन है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो दो कंडीशन बनती है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अगर ये वेव फंक्शन 0 के इक्वल ना आते, या अपने को पता होता साई एन और साई एम दो कैसे हैं, साई एन एंड साई एम दोनों क्या है, अगर वो क्या हो, प्रसमानीकृत हो, ये चीज हो सकती थी ना कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। अगर साई एम और साई एन प्रसमानीकृत वेव फंक्शन है तो अपने को पता है प्लस माइनस इंफिनिटी। या इसको छोड़ो, एक बार अपने देखते हैं कि अगर n इज इक्वल्स टू m हो, मतलब साई n जो हो वो साई n का ही, साई n स्टार किसी साई n का ही कंजुगेट है, ठीक है। मतलब मैंने एक ही तरंग फलन लिया, साई n ले लिया और साई n का कंजुगेट ले लिया, तो मुझे पता है कि अगर साई n स्टार साई n डॉट डी करूं तो वो वेव फंक्शन कैसा आता है, प्रसमानीकृत आता है। और अगर n इज इक्वल्स टू m है तो इधर इसको आप इक्वेशन नंबर दे लो 4 दे लो, अगर n इज इक्वल टू n है तो ई एन माइनस ई एन बनेगा। तो ये तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, ई एन माइनस ई एन दोनों इक्वल्स टू हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, इसी टर्म की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक स्पेशल टर्म नाम देते हैं, क्रोनिकल डेल्टा नाम देते हैं। तो ये एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में तो यही आएगा, लेकिन आपको क्रोनिकल डेल्टा पता होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो मैं दो तरंग फलन ले रही थी, साई एन और साई एम। अगर मैं मान लूं कि n इज इक्वल्स टू m है, एक ही तरंग फलन है, उसी का मैंने क्या ले लिया, साई एन स्टार ले लिया। अगर ये करते हैं तो अपने को पता है कि इस कंडीशन में होल स्पेस में इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 भी आ सकती है, जो कुल प्रायिकता को शो करते हैं। तो इसको हम क्रोनिकल डेल्टा से शो करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ n इज इक्वल्स टू m। तो दो केस बनते हैं, एक तो माइनस टू प्लस साई एम, साई एन स्टार साई एम डॉट डी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम एन के इक्वल आता है, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेल्टा। एक ऐसी एक टर्म है, कोई इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास पूछे एग्जाम में कि क्रोनिकल डेल्टा क्या, एक्सप्लेन करो, बस इसको मानना है कि क्रोनिकल डेल्टा, और इस क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या ही है, मेरे को पता है इसकी वैल्यू 2 आ रही है, एक तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, एक इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, एक 0 और एक 1 है ना। इसकी वैल्यू 2 ही बनी ना डेल्टा एम एन की, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, एक तो आ रही है 0 जो मैंने यहाँ पे निकाल ली, और एक 1 जो टोटल प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है। 1 किस केस में आई, जब n इज इक्वल्स टू m हो, n इज इक्वल्स टू m लिया तो इसकी वैल्यू 1 आई, तो जब n इज इक्वल्स टू m हो तब तो आई इसकी वैल्यू 1। और एक केस जो यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे n m के इक्वल लिया नहीं लिया, तो मतलब जब n इज नॉट इक्वल्स टू m हो
तब तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 0, और जब n इज इक्वल्स टू m हो तो मुझे पता है कि ये नॉर्मलाइज कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1, और इसको मैंने शो किया डेल्टा mn से, और ये डेल्टा mn क्या है क्रोनिकल डेल्टा। तो इतना अगर आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी आता है एग्जाम में तो प्रूफ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हमने कुछ खास नहीं किया। एक तो इसकी डेफिनेशन हमें पता है ये है, हमें इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हमें हर्मिशियन ऑपरेटर पता है कि एच कैप एक हैमिल्टोनियन जो है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो मैंने उसकी आइगन इक्वेशन लिखी, और अगर वो हम प्रूफ कर चुके हैं तो मैंने उसको क्या किया इक्वेशन के अंदर वैल्यू लिख दिया। एफ और जी लेने थे, अब मैंने तरंग फलन साई एम और साई एन लिए, तो वही साई एन और साई एम लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, हमें आइगन इक्वेशन पता थी उसकी उसी की वैल्यू रखी और उसको आगे सॉल्व किया। दो केस बना ले, एक में तो n इज इक्वल्स टू m, n इज इक्वल टू m है तो मुझे पता है ये नॉर्मलाइज कंडीशन भी हो सकती है, और अगर n इज नॉट इक्वल्स टू m है तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, क्योंकि एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, एनर्जी तो 0 नहीं होगी। तो उस केस में क्या आएगा, डेल्टा mn मैंने एक वैल्यू मान ली कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर n इज नॉट इक्वल्स टू m तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और अगर n इज इक्वल टू m तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी हुई कंप्लीट। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डीजेनरेसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपभ्रष्टता। देखो ये भी क्या है, आइगन वैल्यूज से ही रिलेटेड है। डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता क्या होती है अपने वो पढ़ते हैं। देखो अपने को पता है कि एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर को क्या करते हैं, जब हम किसी तरंग फलन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लिया ये कोई ऑपरेटर है, ए कैप लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर ए कैप को जब मैंने किसी तरंग फलन साई पे अप्लाई किया तो मुझे पता है उसकी आइगन इक्वेशन कुछ ऐसी आ सकती है, जिसके अंदर ये क्या है उसकी आइगन वैल्यू। अपने क्या कर रहे हैं, अपभ्रष्टता यानी कि डीजेनरेसी। ठीक है, अपभ्रष्टता या डीजेनरेसी आइगन वैल्यू से रिलेटेड। आप इसको पढ़ते हैं कि मान लिया कि कोई ऑपरेटर है ए कैप, उसको तरंग फलन साई पे मैंने ऑपरेट करवाया तो कोई अल्फा है, ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। अब अगर ये जो अल्फा है एक आइगन वैल्यू के दो, एक पर्टिकुलर लाइन याद रखनी पड़ेगी, एक आइगन वैल्यू के संगत अनेक तरंग फलन हो तो उसको बोलेंगे अपभ्रष्टता। कैसे, देखो दो केस बन सकते हैं तो उसको डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है, दो केस बन सकते हैं। मैंने क्या मान लिया, मेरे पास साई 1 साई 2 साई 3 सो ऑन कोई साई n तरंग फलन, ठीक है, और इन सारे के सारे तरंग फलनों पे मैं एक बार इसको अपने बाद में देखते हैं इस डेफिनेशन को। मैंने क्या माना है कि मेरे पास कोई तरंग फलन है साई 1 साई 2 साई 3 सो ऑन साई n तक कोई वेव फंक्शन है, ठीक है। इन सभी पे जब मैं किसी ए कैप को ऑपरेट करवाती हूँ तो दो केस बन सकते हैं। एक केस तो बनता है कि ए कैप ने जब साई 1 पे ऑपरेट किया तो उसकी वैल्यू है अल्फा 1 साई 1। एक केस ये बनता है कि हो सकता है ए कैप ने जब किसी साई 1 पे ऑपरेट किया अल्फा साई 1 आ गया, ठीक है। ए कैप ने जब किसी साई 2 पे ऑपरेट किया तो अल्फा साई 2 आ गया। ए कैप ने किसी साई 3 पे ऑपरेट किया तो अल्फा साई 3 आ गया, सो ऑन। ए कैप ने अगर किसी साई n पे ऑपरेट किया तो अल्फा साई n रिजल्ट मिला। मतलब एक ही आइगन वैल्यू उसके कोरेस्पोंडेंस क्या है, काफी सारे वेव फंक्शन है। मतलब एक आइगन मान के संगत अगर कई सारे तरंग फलन आए तो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता। ठीक है, क्या बोलते हैं डीजेनरेसी को, क्या बोलते हैं, एक आइगन मान के संगत अगर काफी सारे तरंग फलन आए तो उसको बोलेंगे अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर ए कैप को मैं किसी साई 2 पे अप्लाई करूं तो साई 2 अल्फा 2 साई 2 आए। ए कैप को मैं किसी साई 3 पे अप्लाई करूं तो अल्फा 3 साई 3 आए, सो ऑन। ए कैप साई n पे ऑपरेट करूं तो अल्फा n साई n है। तो मतलब एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक ही तरंग फलन आए, दो ही केस बन सकते हैं ना, एक आइगन वैल्यू एक ही तरंग फलन, तो इसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेसी, अनअपभ्रष्टता। तो ये डेफिनेशन जो है ये आ सकती है
कैसे एक आइगन वैल्यू के संगत एक ही आ रहा है, अल्फा वन सिर्फ साई वन पे जब एक कैप ऑपरेट करें तभी अल्फा वन आया, बाद में अल्फा वन कहीं नहीं आया। तो एक आइगन वैल्यू के संगत अगर एक ही तरंग फलन हो तो उसको बोलते हैं नॉन डिजेनरेसी, अनअपभ्रष्टता। और अगर एक आइगन मान के संगत अनेक तरंग फलन आए तो उसको बोलते हैं अपभ्रष्टता या डिजेनरेसी। ठीक है, एक आइगन वैल्यू के संगत अनेक तरंग फलन तो डिजेनरेसी, और एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक तरंग फलन तो उसको बोलते हैं नो डिजेनरेसी। ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी भी एक टर्म आती है, एक और टर्म आती है ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता की कोटि। तो क्या होगी, देखो ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी क्या होती है, एक आइगन वैल्यू के संगत अनेक तरंग फलन साई वन साई टू साई थ्री साई एन, तो इसको तो बोल रहे नॉन डिजेनरेसी। तो एक आइगन वैल्यू के संगत जितने तरंग फलन आए उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी। अल्फा के संगत हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन एन तक आए हमारे पास तरंग फलन, तो मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी कितनी हुई, एन। ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी क्या हुई, एक आइगन वैल्यू के संगत जितने तरंग फलन आए उन तरंग फलनों की संख्या को क्या बोलेंगे, डिजेनरेसी, ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता की कोटि। तो ये डेफिनेशंस आपको क्लियर रही होंगी कि एक आइगन वैल्यू के संगत अनेक तरंग फलन तो उसको बोलते हैं डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता। एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक ही तरंग फलन, एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक ही तरंग फलन साई थ्री के संगत सिर्फ साई थ्री किसी भी और वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होके नहीं आ रहा, तो मतलब एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक तरंग फलन तो उसको बोलेंगे नॉन डिजेनरेसी या अनअपभ्रष्टता। एक और टॉपिक है वो अपने करते हैं ग्रुप और फेज वेलोसिटी, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, जो आप पढ़ भी चुके होंगे मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में, या फिर ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आता ही है, समूह और कलावे, समूह व कलावे। देखो ग्रुप और फेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, हम एक चीज पढ़ रहे हैं जो डी ब्रोगली ने हमें बताया कि अगर एक पार्टिकल मूविंग है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, और उस मूविंग पार्टिकल के पास अगर कोई पी संवेग है तो एसोसिएटेड वेव की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो लैम्डा और पी के अंदर एक रिलेशन आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रोगली ने हमें बताया था, जो हम बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स का बेस लेके चल रहे हैं कि अगर लाइट की डुअल नेचर है तो एक पार्टिकल की भी डुअल नेचर हो सकती है। तो एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है जो उसने रिलेशन दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, जहाँ पे लैम्डा किसको शो कर रहा था, तरंग की प्रकृति को शो कर रहा था, क्योंकि तरंग दैर्ध्य किसी कण का तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे पी किसको शो कर रहा है, रेखिक गति को शो कर रहा था, और रेखिक गति तो सिर्फ और सिर्फ कोई कण ही शो कर सकता था। तो ये डी ब्रोगली ने हमें बताया था, और अगर इसको अपने प्रूफ मांगे तो इसका था डेविसन एक्सपेरिमेंट। जर्मर डेविसन ने प्रूफ किया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जब उसे स्लिट से पास आउट कराएंगे तो वो हमें क्या दे रही थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रही थी, विवर्तन दे रही थी, ऐसे करके कुछ आ रहा था। मतलब उसने विवर्तन दिया, जो एक इलेक्ट्रॉन एक कण था और कण ने क्या किया, विवर्तन शो किया, जो हमें पता सिर्फ और सिर्फ तरंगें शो कर सकती हैं। तो जर्मर डेविसन ने डी ब्रोगली का एक तरीके से सत्यापन किया। लेकिन जब इसको और डीप में पढ़ा गया ना तो अपनों ने क्या देखा कि अपनों ने एक तो इन तरंगों को नाम दिया था स्पेशल, उसको नाम क्या दिया था, द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। जब इसको डीप में पढ़ा गया ना तो पता चला कि जो द्रव्य तरंग का वेग है ना इज नॉट इक्वल टू वेग ऑफ कण के वेग के इक्वल नहीं आता, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती थी, मतलब एक गतिशील कण से संबंधित तरंग बोली है, ठीक है, और ये अगर कण गतिशील है तो जितना कण का वेग है उतना ही उस तरंग का वेग आना चाहिए था ना। तो अगर ये इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रोगली गलत है।
डी ब्रोगली गलत होता तो जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल हो पाता? तो मतलब डी ब्रोगली गलत नहीं है, लेकिन डी ब्रोगली के अंदर कुछ कमियां हैं जिसको, या डी ब्रोगली इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट कैसे है? तो ये देखा गया तो कि जो द्रव्य तरंग का वेग है वो किसके इक्वल आता है? हाफ ऑफ पार्टिकल्स वेग। क्या प्रैक्टिकली क्या चीज देखी गई थी कि द्रव्य तरंग का वेग, अपने को पता है कि अगर निब ये जो भी अपना है, मान लो कोई पार्टिकल अगर ये मूव कर रही है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव है, और अपने को पता है कि जनरल सी बात है कि अगर ये तरंग गति कर रही है, क्यों गति कर रही है? क्योंकि कण गति कर रहा था, कण से संबंधित तरंग था, तो जितना कण का वेग आना चाहिए था उतना ही उस तरंग का वेग आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं आया। किसके इक्वल आया? उस कण की गति के आधे के इक्वल आता है। तो ये एक चीज थी जिसको ग्रुप और फेज वेलोसिटी ने इनकम्प्लीटेंस, जो इसका डी ब्रोगली के नियम की जो एक तरीके से हम कहें कि वो पूरा नहीं है, उसको पूरा करने के लिए द्रव्य और समूह और कला वेग का फिनोमिना आया था हमारे पास, जिसमें ग्रुप वेग वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ने प्रूव किया था कि जो पार्टिकल का वेग है वो गतिशील कण से संबंधित तरंग के वेग के भी इक्वल आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इक्वल है। तो कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। देखो अपना को पता है, मान लिया कि दो तरंगे हैं, ठीक है, अपने को पता है वेव की ना कुछ अपने प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो इसमें एक अध्यारोपण विवर्तन और वो सब शो करते हैं, और ये सब चीजें अपने ने बोली थी कि अगर गतिशील कण से संबंधित एक तरंग है तो वो तरंगे भी ये चीजें प्रूफ करें, मतलब शो करेंगी प्रॉपर्टीज को, जिसमें जर्मन डेविसन ने ये दिखाया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गतिशील था तो उसके लिए हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा था, विवर्तन पैटर्न देखा था, और विवर्तन एक तरंग ही दिखा सकती थी, कण नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए हम तरंगों के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं वेव, फेज और ग्रुप वेलोसिटी के लिए। देखो अपने को पता है कि मान लिया कि कोई दो वेव है, वो क्या है, वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, अब ये ट्रैवल कर रही है और इन वेव का क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ मिल रहे हैं। तो देखो ये सुपर इम्पोज, तो देखो अपने को पता है कि तरंगों की प्रॉपर्टी होती है कि वो सुपर इम्पोज भी करती है, व्यतिकरण भी शो करती है। अगर ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करेंगी तो हमें रिजल्टेड जो वेग है कुछ ऐसी मिलेगी, वेव कैसे ऐसी मिलेगी, क्योंकि दोनों का क्या आएगा, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है ना। ये तो उस केस में था जब दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्डा दोनों का सेम उनकी लैम्डा कितनी होती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है ना, अगर वो सेम ही हो तब तो ये ऐसे सुपर इम्पोज होती है। लेकिन अगर हमने सपोज किया तरंगे, तो अपने नहीं कह सकते ना कि वो एकदम फेज में ही आएंगी, हो सकता है वो फेज आउट की कंडीशन हो सकता है वो ऐसी कंडीशन में कि उनका वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों अलग अलग है, हो सकता है कि तरंग ऐसी आए एक, और जो एक और तरंग हमारे पास आ रही है वो ऐसी हो। तो इन तरंगों के सुपर इम्पोजिशन से पता चला था कि जो हम बोल रहे हैं कि जो तरंग का वेग है वो कण के वेग के आधे के इक्वल आ रहा है। हमने तो सिर्फ ऐसी कंडीशन की तरंगे पढ़ रहे थे कि अगर ऐसी कंडीशन किया है तो y, अगर इसका y1 हो, इसके लिए इक्वेशन लिखी और इसके लिए वेव इक्वेशन y2 लिखी, तो ये y1 प्लस y2 के इक्वल आती है ना, यहाँ पे भी इक्वल आती है। लेकिन देखो अगर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी अलग हो और इसकी कुछ और ही अलग हो, मतलब इसकी मान लो ω1 है, इसकी ω2 है, इन दोनों की अलग अलग है ना, λ1 और λ2 है, अलग अलग होने के केस में वो सुपर इम्पोजिशन ऐसी ना होके ऐसी होती थी, अपने को पता है। एक मिनट, मतलब इनका एम्पलीट्यूड में इतना फर्क नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, या ये प्रॉपर तरीके नहीं बन रही, तो मतलब इसका सुपर इम्पोजिशन ऐसा आना चाहिए था, है ना, क्योंकि इनका क्या है, वेव लेंथ और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, और इसी को हमने क्या बोला था, वेव पैकेट किया था। अगर इसको और हम अच्छे से ड्रॉ करते तो इसको ऐसे ड्रॉ किया गया था कि ये एक तरंग है, वो क्या होगी, किसी ना किसी से, कि वो किसी ना किसी पैकेट से एनक्लोज होगी, कैसे,
मैं इस वेव का जो रिजल्टेंट वेव है आपको वो दिखा रही हूँ। कैसे बनी है ये वेव, ऐसे करके इसको 1 मिनट। तो देखो, अगर किसी वेव, कोई दो वेव्स ऐसी वेव ऐसी ट्रेवल कर रही हो कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अलग अलग हो, तो हमने क्या देखा, उनका सुपर इम्पोजिशन इस तरीके से होगा, व्यतिकरण ऐसा होगा। और उस व्यतिकरण को अगर मैं शो करूं तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। एक बार ऐसा करके ये ना, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, अगर ये मतलब थोड़ी और छोटी होती, जो मैं कह रही थी सही नहीं बनी, तो ऐसा करके कुछ बन रहा है ना, इनको बोलते हैं, मतलब वेव जो है, अगर किसी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग हो तो वो तरंग क्या करेगी, किसी ना किसी पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और इसके अंदर क्या आएगा, ये जो हमें एनक्लोज्ड दिखाई दे रहा है जिस वेव से, उसको तो हम बोलेंगे, यानी कि ये वाली जो वेव मेरे को दिखाई दे रही है, ये भी एक वेव ही है, ये एनक्लोज्ड है, इस तरंग को एनक्लोज करके चल रही है, इसको मैं बोलूंगी पैकेट। और ये जो अंदर एक वेव ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोलेंगे फेज, सॉरी इसको बोलेंगे वेव। ठीक है, इस तरंग का जो वेग होगा उसको हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी, और इस पैकेट का जो वेग होगा उसको हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि ये जो पैकेट है ये ग्रुप ऑफ वेव्स को लेके चल रहा है। इस एक पैकेट में, वैसे तो अगर इसको देखें तो ये सिर्फ एक ही तरंग को शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कितनी सारी तरंगें और ट्रेवल कर रही हैं। तो इसीलिए इस पैकेट के वेग को तो बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और इस तरंग के वेग को बोलते हैं फेज वेलोसिटी, जो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी के इक्वल है। तो इस टॉपिक को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डी ब्रोगली कैसे इनकम्प्लीट है और कैसे तरंग का वेग जो है वो कण के वेग के इक्वल आएगा। तो इसको आप इतना एक बार ध्यान रखना कि अगर तरंग दैर्ध्य इस तरीके की हो वेव्स, तो वो एक पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।